नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। तो साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको आज उनसे मिलवाने वाले हैं जो बहुत ही खास हैं, हमारे स्टूडियोज़ में हैं। और उनके बारे में बताने से पहले मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप कृषि या सहकारिता के बारे में बहुत डिटेल में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप उनके माध्यम से जान सकते हैं। तो कार्यक्रम में आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में राम प्रताप सिंह जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, बिस्कोमान पटना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। मैं आरपी सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर, बिस्कोमान बिहार पटना में हूँ। जी जी। और जैसा कि आपने कहा, कृषि और सहकारिता के सेवा में मेरी सेवाएं लगभग 36 साल पूरी होने जा रही हैं। जी जी। इस प्रकार विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रमंडलों में, मुख्यालय में, सचिवालय और इस तरह से अभी वर्तमान में मैं प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। जी जी। कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें इसकी अपरंपार संभावनाएं बनी हुई है। आज की डेट में भी कृषि क्षेत्र में इतने अवसर हैं जो कि अन्य क्षेत्रों में उनकी अपेक्षा कम है। और कृषि और सहकारिता के माध्यम से ही भारत के आर्थिक विकास की एक नई परिकल्पना भी की जा सकती है और उसी के मापदंड, उसी के दिशा निर्देश के अनुसार उसमें ऊंचाइयों को प्राप्त भी किया जा सकता है। आप ये देख पाएंगे कि पूरे देश में जिन राज्यों ने प्रगति के नए मापदंड स्थापित किए हैं उसमें कृषि और सहकारिता का अहम रोल रहा है। यानी कि आज से 25-30 वर्ष पहले जिन लोगों ने कृषि और सहकारिता को अपने प्राथमिकता सूची में रखा, वो राज्य और वो राष्ट्र भी, वो दूसरे देश भी आज सफलता के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो आज की तिथि में जो विकसित देश हैं उनकी भी प्रारंभिक यात्रा कृषि और सहकारिता के माध्यम से ही शुरू हुई थी और आज वो नए अपने तरह के, यहाँ तक कि आज उनके जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए हैं सहकारिता के क्षेत्र के माध्यम से ही हुए हैं। उनके जितने अदर कमर्शियल ट्रेड्स के रिलेशंस डेवलप किए हैं वो भी सारे कुछ का बेस सहकारिता ही बना हुआ था। नेचुरली आज के डेट में उसका स्वरूप बदला है, उनके आकार बदले हैं, उनके सेवाएं बदली हैं, लेकिन मूल सिद्धांत उसमें सहकारिता का ही रहा। जी बिल्कुल। तो ये और सर, आपने इतनी डिटेल में ये सारी जो बातें आपने हमसे साझा की और कृषि और सहकारिता को लेकर के आपका विजन क्या है, ये जो आप हमसे साझा कर रहे थे, तो हमें बड़ी खुशी हो रही थी कि आप इतने डिटेल में हमारे दर्शकों को ये बात बता रहे हैं। लेकिन हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में भी जानना चाहते हैं, चूँकि आपने कहा कि आपने सेवा जब शुरू की, कैसा था सेवा शुरू करने का वो समय और अब आप उसे कैसे देखते हैं? प्रारंभिक जीवन ऐसा है मैम कि मैं 2 पार्ट में आपको बताना चाहूँगा। पहली मेरी शिक्षा दीक्षा, जो कि एक बहुत ही साधारण परिवार में मैं जन्मा था और मेरे पिता भी किसान थे। बक्सर ज़िले के ब्रह्मपुर प्रखंड से सटे हुए एक गांव है पुरवा। अच्छा जी। मैं वहीं का निवासी हूँ, वहीं मेरी जन्म हुई थी और उसके बाद मेरी प्रारंभिक शिक्षा कुछ वहाँ हुई, कुछ पश्चिम बंगाल के जो IIT का खड़गपुर संस्था है उसमें एक उन दिनों स्कूल चलता था, आज भी स्कूल है वो। अच्छा। मैंने वहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। फिर मैं बिहार के ही वो ब्रह्मपुर हाई स्कूल से मैंने पास किया और बाकी की शिक्षा दीक्षा मेरी पटना में हुई। अच्छा। पटना से मैंने MSc बॉटनी में किया और आजकल फिर मैंने MSc डिजास्टर मैनेजमेंट में किया और रूरल डेवलपमेंट में भी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 86 और 89 में इस सर्विसेज में हम लोग आए। अच्छा। ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद तब से बिहार सरकार की सेवा में हम लोग कार्यरत हैं। ये मेरी प्रारंभिक बैकग्राउंड है। इस दरमियान सरकारी तंत्र, निजी क्षेत्र के और सहकारिता के संस्थाओं से, इन तीनों से इंटरेक्शन करने का एक बहुत ही नज़दीकी का अनुभव रहा है और इस अनुभव पर ही आज पुनः इस बिस्कोमान जैसे संस्था को सेवा करने का अवसर मिला है। तो आजकल मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूं। जी जी। बिस्कोमान की अभी आपने चर्चा की सर, हम डिटेल में इस बात को जानना और समझना चाहते हैं आपसे कि बिस्कोमान कैसे काम करता है। जब हम कृषि और सहकारिता के विषय में बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सारे बिहारवासी अभी हमें सुन रहे हैं, कैसे काम करता है, क्या कार्य प्रणाली है, आपका वहाँ रोल कैसा है और क्या करते हैं, इसके बारे में ज़रूर बताइए। सहकारिता की मैम जो परिकल्पना की गई है, एक संपूर्ण देश की आर्थिक व्यवस्था की आर्थिक ढांचे को
एक संस्थाओं के बीच में उसका व्यवस्थित कर दिया गया है। उसमें प्रत्येक राज्य की एक स्टेट फेडरेशन हुआ करती है। उस फेडरेशंस का मुख्य काम किसानों की जितनी भी आवश्यकताजनक चीज़ें हैं, पहला उनका कृषि इनपुट, दूसरा उनका मार्केटिंग, तीसरा उनका स्टोरेज, चौथा उनकी प्रोडक्ट को बाहर तक पहुंचा के मार्केटिंग के अच्छे दाम दिलाना। अच्छा। और कृषि के लिए किसानों को जितने तरह की ट्रेनिंग, एक्सटेंशन और उनके आज के डेट में अपडेट टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ की सेवाएं मुहैया कराना एक फेडरेशन का काम होता है। नेचुरली आज के डेट में ये सब टेक्नोलॉजी के आने के बाद इनके पैरामीटर्स काफ़ी हाई हो गए हैं। उसमें सरकार की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट आते हैं, लेकिन किसानों की अपेक्षाएं इनसे बहुत अधिक है। और अभी तो बिहार को ये के साथ साथ हम झारखंड में भी सेवा ये देते हैं। अच्छा। हमारा कार्यक्षेत्र बिहार और झारखंड दोनों ही राज्य में है। तो ये दोनों राज्य के किसानों को अभी लगभग 15 से 16-17 लाख के बीच में, 15,60,000 के करीब आज के डेट में किसानों का डेटाबेस है, जो कि सीधे हमसे जुड़े हुए हैं और अपने क्षेत्र की तरह तरह की सेवाएं हमसे लेते रहते हैं। तो ये बिस्कोमान का है। इंटरनल ढांचे में इसका एक निदेशक मंडल का बोर्ड होता है और उसके ही डायरेक्शंस पर प्रबंध निदेशक को उसके पॉलिसी डिसाइड करके काम करने होते हैं। इसकी सारी व्यवस्था नेशनल एपेक्स इंस्टीट्यूशन जो होते हैं भारत सरकार के, उनसे भी संबद्ध रहता है और हमारे सारे व्यवसाय सब तरह के सहायता कार्यों में नेशनल एपेक्स इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी मदद करता है। इस तरह से पूरे देश में ये कोऑपरेटिव की एक सहकारिता की ढांचा व्यवस्था कार्यान्वित होती है और किसानों को इसकी लाभ मिलता है। जी सर, बिस्कोमान पर अभी हम बात कर रहे थे और चूंकि आप वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, किस तरीके की विकास की योजनाएं वहाँ चल रही हैं और किसान उनसे कैसे लाभ ले सकते हैं? क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं, जैसा अभी आपने जिक्र भी किया कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से चीज़ें बहुत बदली हैं, लेकिन क्या वो किसानों तक पहुँची हैं और क्या वो उसका लाभ ले पा रहे हैं? और इस तरफ बिस्कोमान की क्या पहल है? बिस्कोमान के पास अपनी जो परिकल्पनाएं हैं, अपनी जो साधन हैं, अपने संसाधन हैं, उसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों को ट्रेनिंग और एक्सटेंशन सर्विसेज, इसको डिफरेंट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से उनको संबद्ध करते हुए विभिन्न स्तरों को हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। पहला। दूसरा कि बिस्कोमान के माध्यम से किसानों को अभी एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, मैन्यूअर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और जितने तरह के आज के डेट में केमिकल्स यूज होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के लिए, वो हम उन्हें गवर्नमेंट के सब्सिडाइज रेट पर जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो विभिन्न जिला के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज के डेट में कंज्यूमरिज्म का बहुत ही बोलबाला है। तो कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमारे स्तर से जितने तरह के कंज्यूमर आइटम्स हैं, डेली गुड्स से लेके फूड, सीरियल्स, अदर्स, जो नेशनल लेवल के एपेक्स इंस्टीट्यूशन से भारत सरकार के माध्यम से मुझे प्राप्त होता है, उसका बहुत प्रभावी ढंग से और बहुत सार्थक ढंग से, ट्रांसपेरेंट ढंग से हम उसको पहुंचाने के प्रयास करते हैं किसानों के बीच में। वो एकदम लिमिटेड रहता है कि किसानों के लिए ही जाना है, तो वो सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों को मिलता है, उसमें बिस्कोमान की भूमिका अहम होती है। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट काम बिस्कोमान ने ये ले रखा है कि जितने एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनका जब भी मार्केटिंग कोई क्राइसिस होता है, कोई अंडर मार्केटिंग हो गया, प्राइस होएक्स हो गया, प्राइस अनकंट्रोल्ड हो गया, उस स्थिति में बिस्कोमान आगे बढ़ के वो कमोडिटी अवेलेबल कराता है। अच्छा। जैसे अभी पिछले दिनों ये सेव मिला था कश्मीर का, तो कश्मीर का सेव उन दिनों पूरे भारत में मार्केटिंग करने की एक समस्या बनी हुई थी, क्योंकि कश्मीर की राजनीतिक परिस्थितियां बदली थी और वो हम लोगों को पहुंचाना था, तो हम लोगों ने किसानों के बीच में ला के वो सेव पहुंचाया, यहाँ के पटना शहर में भी दिया। तो अभी हम लोगों ने उसमें दाल, इसके अलावा जो सरकार के द्वारा मिलते हैं भारत आटा, भारत राइस और सरसों तेल, दूसरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक सीरियल्स के जितने प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स बिस्कोमान को मिलते हैं भारत सरकार के माध्यम से और वो हम लोग किसानों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स है। फर्टिलाइजर्स में अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार हम लोगों ने उसको आजकल नैनो प्रोडक्ट एक आना शुरू हो गया। अच्छा।
उसका काम ये है कि आपके 40 से 45 किलो की जो बैग होती है फर्टिलाइजर्स की, उसको एक अपडेट टेक्नोलॉजी के अनुसार एक बॉटल में 500 ml के बॉटल में उसको प्रिपेयर करके किसानों को अवेलेबल कराया जाता है। उसके ऊपर सब्सिडी खर्च जीरो, मैनेजमेंट खर्च जीरो, किसानों को पहुंचाने में केवल कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट खर्च जो आते हैं वो हम लोग शेयर करते हैं। तो ये किसानों को बहुत ही सस्ता पड़ता है, परंतु आज के डेट में उसके यूज के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए किसानों को प्रशिक्षित करना, जागरूक करना, उनको समझाना, उसका यूज करना, ये हमारा बेसिक काम है। और इस मिशन में भी हम लोग लगे हुए हैं कि ये नैनो प्रोडक्ट को तुरंत किसानों को पहुंचाया जाए, और इससे हम किसानों को लगता है कि आगे आने वाले 1 से 2 सालों में उनको इससे पूरी जानकारी देके उनको इस चीज़ को यूज़ करने के लिए समझा पाएंगे। जी जी जी, जो कि एक बड़ा टास्क है सर, बड़ा टास्क है। और बिहार को अगर हम देखें तो चूंकि क्षेत्रफल में भी बड़ा है और किसान जो हैं यहाँ बहुत है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो खेती पर आधारित है, तो उन्हें समझा पाना एक्चुअली टफ काम है। यहाँ चूंकि आप प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, और जब से आप यहाँ प्रबंधन में जुड़े, क्या कुछ ऐसे बड़े बदलाव हैं जो आपने अपने स्तर से किए, या क्या ऐसी चीज़ें थी जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, जिनका क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था, जिसे आपने सुचारू रूप से करने या करवाने की कोशिश की? यहाँ आने के बाद मैं पिछले दिनों पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से आर्थिक परिदृश्य बदले हैं, सभी संस्थाओं को ये पहला जिम्मेदारी दिया गया कि आप अपने संसाधन को जनरेट करिए, अपनी इनकम को बढ़ाइए, और उसमें सरकार की तरफ से सहायता के अनुपात को थोड़ा कम करिए। सब बिना सरकारी सहायता के भी आप उस दिशा में हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और अपने संसाधन क्रिएट करके आज के डेट में करीब 10 से 12 करोड़ का सालाना हम लोग का नेट प्रॉफिट अर्न हो रहा है। जिसमें कि 300 से 400 करोड़ की राशि की ट्रांजैक्शंस होती है, और उस राशि के माध्यम से ही बिस्कोमान की आर्थिक परिप्रेक्ष्य भी काफ़ी बदला है। और अब हम लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिना किसी सरकारी सहायता के या बिना किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस के भी हम आगे इन योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। तो ये काम हम लोगों ने बेसिक रूप से इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंट्रोल किया, और इसमें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली है। दूसरा, सर्विस सेक्टर को हम लोगों ने अभी काफ़ी एक्सप्लोर किया। उसमें डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटली उनके यहाँ सामान अवेलेबल कराना, गांव-गांव तक जो हमारे सर्विस सेंटर हैं, पूरे बिहार में 200 के लगभग सर्विस सेंटर हैं। हाँ, तो वो 200 सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत पर हैं, कहीं प्रखंड पर हैं, और कहीं कहीं गांव में भी हैं। तो वहाँ तक पूरी डिजिटल सेवाएं पहुँचाना ये मेरा बेसिक काम है, जिसमें कि उनके साथ कैश ट्रांजैक्शन ना हो, और उनकी पैसा हम यूपीआई और दूसरे मोड के माध्यम से प्राप्त करें, और उनकी सेवाएं भी वैसे ही उनको दें। तो ये एक टास्क है कि डिजिटलाइजेशन, ये हम लोगों ने, जो कि रूरल एरिया में इसको थोड़ा चैलेंजिंग वर्क है, बहुत जल्दी इसका एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम हम लोगों ने दिया कि मार्केटिंग का, कि जितने प्रोडक्ट्स हैं वो किसानों से खरीद के, उनका डिस्ट्रेस सेल नहीं हो, खरीद के और फिर उसे भारत सरकार को उपलब्ध कराना और उसे अच्छी कीमत प्राप्त करके किसानों को भुगतान करना। तो इस सेक्टर में भी काम हो रहे हैं, इसमें अभी उतनी सफलता नहीं मिली है, लेकिन सबसे बड़ी सफलता इसमें ये है कि राज्य सरकार के माध्यम से जो फूड ग्रेन्स के प्रोक्योरमेंट के काम चलते हैं, जैसे धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति, इन कार्यों में पूरे पैक्स और व्यापार मंडल के साथ सहयोग करके हम लोगों ने इसको अपने एकदम उच्चतर प्रतिमान पर स्थापित किया है। ये वर्चुअली 2003 से ये व्यवस्था लागू थी। 2009 में इसको पूरी तरह व्यवस्था के अंतर्गत डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। यानी कि अब ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। तो उसमें हम लोगों ने सहयोग करके प्रोक्योरमेंट सिस्टम को और अच्छे पर ले गए। उन दिनों मैं खुद सरकार में, यानी कि सचिवालय में मेरी पदस्थापना थी, और मैं इसका नोडल ऑफिसर हुआ करता था, स्टेट हेड। तो उन दिनों प्रोक्योरमेंट ये बहुत पीक पर था और शुरुआती था। तो आज तो उसने एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप कर लिया है, और आश्चर्य ये होगा आपको कि लगभग 74 से लेके 83 लाख MT एक सीज़न में कम से कम फूड का प्रोक्योरमेंट होता है। और इस फूड प्रोक्योरमेंट को गवर्नमेंट कलेक्ट करके पूरे जितने बेनिफिशरीज हैं
गरीब वर्ग के लोग, वंचित वर्ग के लोग, उन सबको पीडीएस सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। तो उसमें ये रोल में हम लोग सहायक होते हैं। ये व्यवस्था आज की डेट में चल रही है, जो कि मूलतः सरकार के द्वारा चल रही है, जी, जी। बिहार सरकार के द्वारा, और उनके द्वारा ही ये सेवाएं दी जा रही है। उसमें हम लोगों ने पहले एक अहम रोल प्ले किया था, आज भी हैं, लेकिन अभी मुख्यतः ये सरकार के द्वारा पूरा चलाई जा रही है। सर, जैसा कि अभी आप चर्चा कर रहे थे कि कई सारी परियोजनाओं को आपने सफलतापूर्वक आप लोगों ने किया है, लेकिन प्रबंधन में होने का एक अच्छा पॉइंट भी कह सकते हैं, बुरा पॉइंट भी कह सकते हैं, नेतृत्व आप ही को करना होता है। तो अगर जब आप अपनी टीम का नेतृत्व करते हैं तो क्या चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान रखते हैं, और कैसे आप इतने बड़े सिस्टम को मैनेज करते हैं जो कि बहुत फ्रेजाइल है और बहुत बिखरा हुआ है? तो ऐसे में उस सिस्टम को मैनेज करने का और उसका नेतृत्व करने का और टीम का नेतृत्व करने का कोई मैम फ्रेजाइल नहीं है, बट हैविंग द कैरेक्टर ऑफ एवरी मैनेजमेंट, जो सेटअप है उसमें कहीं न कहीं उस तरह के तत्वों का उसमें समावेश होता ही है। वो आपके लिए कभी कुछ आपको प्रतीत होगा कि कहीं बाधा हो रही है, कहीं कठिनाई हो रही है, लेकिन उसको एज ए हम लोग वर्किंग में चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। जहाँ हमारी जो संस्था है, यहाँ एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, वहाँ एक राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग चुनाव जीत के आते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं। अच्छा जी। और उनके साथ प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक जिले, प्रत्येक एरिया से जुड़े हुए लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होते हैं। वो भी सभी माननीय लगभग स्थानीय एमपी होते हैं या फिर एमएलएज होते हैं जो कि उसके मेंबर होते हैं। उसमें आज के डेट में भी हमारे यहाँ 4 एमएलए, 1 एमपी, 3 एक्स एमएलए, इतने तरह का बोर्ड के साथ और भी नेताओं का एक अच्छा खासा सेटअप है। तो थोड़ी सी राजनीतिक अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, इसमें तो थोड़ा अनबन टकराव होते ही रहता है, लेकिन हमारा लीडरशिप ये रहता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशंस के जितने एम्प्लॉई हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सब को लीड करके उनको एक कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाते हुए उनके साथ अपेक्षा ये की जाती है कि आपके टारगेट ये हैं और इसके तहत ही आपको व्यवस्था के साथ एडजस्ट करके आपको काम कराना है, और जो रूल रेगुलेशन से जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें आपको सर्वाइव करके बेटर रिजल्ट देना है। इसके लिए आपको हर व्यक्ति को मैं इंस्पायर करता हूं कि आप अपनी लीडरशिप में आप अपना कंट्रीब्यूशन मुझे दीजिए। मेरी लीडरशिप बाद में डिफाइन की जाएगी, लेकिन अगर आप लो लेवल पर हैं, एक असिस्टेंट लेवल पर भी हैं, तो आप वहां से अपनी लीडरशिप के अंतर्गत हमें प्रपोज करिए कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे उसमें क्या आपको लीड देना है। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में मुझे लगता है कि मैंने बिस्कोमान के एम्प्लॉइयों का भी विश्वास जीता है, और उनके माध्यम से आज के डेट में बिस्कोमान करीब 10 से 12 करोड़ का एनुअल नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट। जी जी, जो कि बहुत शानदार बात है सर। चूँकि आप मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सारे सवाल जो हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, और इस वजह से भी क्योंकि कहीं दूर दराज बैठा हुआ कोई किसान भी हमें देख रहा है, और उन सभी लोगों को एक साथ कृषि और सहकारिता को साथ लेकर के चल पाना थोड़ा मुश्किल भी है। एक जो आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये है कि बिस्कोमान के भविष्य को लेकर के आप लोग के पास अभी क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ें नई अगर आप कुछ लेकर के आ रहे हैं तो उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें तो। बिल्कुल मैम, बहुत ही आपका सार्थक और बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन है ये, कि जिस संस्था का भविष्य कुछ अच्छे ढंग से प्लान किया जाए तो निश्चित ही उसकी नीड और उसकी आवश्यकता, उसकी सेवाएं भविष्य में काफ़ी बनी रहेंगी। इस परिप्रेक्ष्य में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में अपरंपार संभावनाएं हैं, तो बिस्कोमान का अस्तित्व तो था, है, रहेगा ही। बिल्कुल। अगर इसमें इजाफा जिस तरह से हो रही है, अगर यही रेट रहा तो भविष्य में ये काफ़ी अच्छा करेगा। और इसके लिए जो हम लोग की प्लानिंग है कि अभी जो नेशनल पॉलिसी है उसके अंतर्गत, राज्य की पॉलिसी है उसके अंतर्गत, इसके सारे प्रतिमानों को, डिजिटल पेमेंट्स को, स्टोरेज पूरा इफेक्टिव बनाना, सेवाओं को और ज़्यादा ब्रॉड करना, जो सेवाएं आज तक हम लोग से कवर नहीं हो पा रही हैं उसको भी उन तक पहुंचाना, और इसके लिए मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत सारे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को दुरुस्त रखना, ये सब की प्लानिंग और धीरे धीरे हम लोग आगे कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि बिस्कोमान का भविष्य बहुत ही अच्छा रहेगा, और मेरी भी शुभकामना है। मैं तो कल हो सकता नहीं भी रहूं, लेकिन बिस्कोमान की संगठनात्मक भविष्य काफ़ी अच्छा है। किसानों की इनकी आइडेंटिटी आज नहीं, आज से 70 वर्ष 80 वर्ष पहले
बिहार और झारखंड के कोई भी किसान को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो बिस्कोमान का नाम लेता है कि बिस्कोमान में है, इसको मंगा लो। आज के डेट में भी वो सेवाएं उनको मिल रही हैं, पूरी अच्छी तरह से मिल रही हैं, लेकिन अब उनकी अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं। उनकी टेक्नोलॉजी चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो बिस्कोमान के माध्यम से मुझे मेरे घर पे मिले। तो वो सब सुविधाओं के लिए हम लोग लगे हुए हैं और चाहेंगे कि बिस्कोमान को और ज़्यादा उसमें आगे बढ़ाएं। सर, आपका प्रयास मुझे लगता है कि ज़रूर एक ना एक दिन और फलीभूत होगा, और चूंकि आप लोग लगातार इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, किसानों के साथ जुड़ कर के काम कर रहे हैं और उन्हें लाभ पहुंचाने की 100% कोशिश कर रहे हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। मेरी भी शुभकामनाएँ हैं इस राज्य के सभी किसानों को, जो श्रोता सुन रहे हैं उनको भी, और मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ कि किसानों के सहयोग से बिस्कोमान संस्था आपकी सेवा में और आगे बढ़ेगा, आपके बेहतर सेवाएं देगा, आपको अच्छा करने के लिए सारे अवसर प्रदान करेगा। मेरी ये विशेष शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे राम प्रताप सिंह जी से, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बिस्कोमान भवन में, और कि ये जो मुलाकात हमने आपकी करवाई है अलग अलग लोगों से, वो हम आगे भी करवाते रहेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अगली सुबह हमारा फिर से इंतज़ार करना होगा। हमारे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले अगर आपके दिल दिमाग में कोई बात आ रही है, कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, director.ddkpatna@gmail.com। तो अगली सुबह कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।